वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कि लॉकडाउन तो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन लॉकडाउन का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं दिया जाता। यानी ताजिर बरादरी के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर दिया जाता है कि सारी दुकानें आप बंद कर दें, और दुकानें बंद करने के साथ साथ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, टैक्सेस पे नहीं होते। इस तरीके से मईशत और बदहाली की तरफ जाती है दिन ब दिन। तो हम शर्जील साहब से यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि सिंध हुकूमत को भी आप टैक्सेस पे करते हैं, तो जब आपकी कारोबार बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो किस तरीके से टैक्सेस पे होंगे। और एफबीआर को भी ऑडिट मिलता है, जिस तरीके से उनका ऑडिट मेंटेन होता है, तमाम चीज़ें मेंटेन होती है, तो आप लोगों का भी एक ऑडिट मेंटेन होता होगा। आपका पैसा, आपके टैक्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, आप लोगों को पता होता है? नहीं, हमें किसी किस्म का कोई चीज़ बताना वो पसंद नहीं करते। होना तो ये चाहिए जिस तरह हमसे ऑडिट मांगा जाता है, एफबीआर का भी ऑडिट हो, एफबीआर का ऑडिट हो, और एफबीआर वो ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट हमें फराहम करे। मैं आपको मिसाल दूं कि मैंने जिला वतनी काटी है 3 साल ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं वहाँ पे टैक्स पे करता था। जब मैं टैक्स पे करता था तो एंड ऑफ द ईयर जब मेरा टैक्स कट जाता तो मेरे घर पे एक लेटर आता था जिसमें ये बताया जाता था कि आप, पहले तो शुक्रिया अदा किया जाता था मेरा कि आपने इस मुल्क की मैशियत में, इस मुल्क के रोज़गार में, इस मुल्क की इकनॉमी में अहम किरदार अदा किया और आपने टैक्स पे किया। साथ साथ मुझे एक चार्ट दिया जाता था जिस पे लिखा होता था इतना परसेंट हमने सोशल सिक्योरिटी पे खर्च किया, इतना परसेंट हमने मुल्क की सिक्योरिटी पे खर्च किया, इतना परसेंट पुलिस पे गया, इतना परसेंट हॉस्पिटल पे गया, हेल्थ पे गया, इतना परसेंट जो है आपके रोज़गार पे गया है। तो हर, अच्छा, फिर रोड बनने पे, सेवरेज पे, हर चीज़ का बाकायदा हमें परसेंटेज के हिसाब से वो भेजा जाता था चार्ट, और उस पर फिगर लिखा होता था। अच्छा। इतना $1 मिलियन का हमने यहाँ पे रेवेन्यू आपका खर्च किया है। ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में होता क्या है कि हमारे टैक्सों से मिनिस्टर अय्याशियाँ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी अय्याशियाँ करती है। आज आप देखें 2400 सीसी या 2700 सीसी की फॉर्च्यूनर जो है, क्या जवाब है कि कोई भी मिनिस्टर ये गाड़ी इस्तेमाल करे? उनको मेहरान एल्टो में या कल्टस में घूमना चाहिए, इससे ज़्यादा उनको खास गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। जब मेरे पैसा है, कौम का पैसा है, कौम को दर्द ही नहीं है इनको पैसा, इसको बेताशा इस्तेमाल किया जाता है, बेदरक इस्तेमाल किया जाता है और आवाम पे किया जाता है। इस लॉकडाउन की सूरत में मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस और इंतजामिया की चांदी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वाला और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो डीसी हैं, उनकी अरबों रुपए की आमदनी हुई है पिछले 16 माह में। सीएम साहब ने उस दिन यही तो बयान दिया कि आप पुलिस की चांदी ना करवाएं ना, आप पुलिस की चांदी ना करवाएं, तमाम चीज़ों को, रूल्स को जो है वो लागू करें, रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। देखिए, बात ये है, सीएम साहब तो बादशाह आदमी है, उनके तो पता भी नहीं है कि इस वक्त करेले का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट, उनको ये भी नहीं पता होगा। गरीब तबके को पता, ये तो गरीब तबके को पता है कि भाई टमाटर इस वक्त के मार्केट में किस रेट में मिल रहा है, किस भाव मिल रहा है, कैसे ले। अब मुझे सीएम साहब के घर की सब्जी तरकारी जो है वो तो उनके खानसामा की पूरी फौज दरमोज है जो बड़ी गाड़ी में जाके लेकर आती है। मैंने तो सुबह निकल के गोश्त की दुकान से गोश्त खरीदना है, अब मेरी जेब में पैसे नहीं है तो लाजमी बात है, कोई मुझे बोलेगा कि एक सूट का गाग आया हुआ 1000 रुपये का, तो मैं जाके अपना शटर उठा के उसको 1000 रुपये का सूट को दूंगा, उसमें पुलिस मुझे धर लेगी। आपको याद है एक नागरा वाले को लैक्टाबाद के अंदर दुकान के अंदर मीडिया ने दिखाया कि किस तरह पुलिस अफसर मारता हुआ लेके गया। आज तक वो पुलिस अफसर उसी सीट पे बैठा है। जुबली मार्केट में 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो दुकानें गिराई गई, उसके सदर समेत 3 हाफिजुल कुरान दुकानदार बच्चे, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, और वो एसएचओ मारती भी इनको लेकर गई है। और हमें कमिश्नर साहब ने बोला हम ताज़ीबी कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस को बाकायदा जानवरों की तरह हमारे ताजरों के साथ ट्रीट करती है, कराची आवाम के साथ ट्रीट करती है। इस तरह तो शायद कश्मीर में भी जुल्म नहीं होता होगा जो कराची के लोगों का जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसा माहौल हमने बिल्कुल देखा जिस तरीके से ईद के त्यौहार थे। लेकिन शर्जील साहब, वही वाली बात आती है कि एसओपीस, सिंध हुकूमत कहती है एसओपीस पर अमल करें, आपको शॉप्स भी खोलने की इजाज़त दी गई, जैसे कि हमने देखा कि ईद के त्यौहार हुए और अभी जो जितना भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन था शॉपिंग के, तो आवाम वहाँ पर इतनी टूटी हुई थी कि सांस लेने की जगह नहीं थी। और मैंने देखा, मैंने खुद विजिट किया वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर देखा कि आवाम ने ना मास्क पहने हुए, ना एसओपीस का ख्याल रखा हुआ है, शॉप्स वाले भी किसी एसओपीस का ख्याल नहीं रख रहे, जो है बिला धड़क जो है वो आवाम अंदर घुस रही है जो है और बाहर भी निकल रही है, तो मतलब बिल्कुल भी एसओपीस का तो ख्याल ही नहीं है। तो ऐसे में अगर दुकानें सील भी हो रही हैं तो ये आवाम के लिए किए जा रही है ना। देखें, दुकानें जो सील हो रही हैं और जायज़ हो रही हैं उसको तो हम सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन एक मैकेनिज्म दोगे, इसका जुर्माना कितना होगा और कितने दिन दुकान बंद होगी।
कोई चीज़ को कानून तो होगा ना। एक दुकान से आप 5,000 रुपये जुर्माना करते हैं और बराबर में आप 5 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं, ये तो जुल्म है ना। तो आप एक मैकेनिज्म तय कर लें कि भाई ये पहली दफ़ा पकड़ा जाएगा तो ये होगा, दूसरी दफ़ा ये होगा, तीसरी दफ़ा, लेकिन वायलेशन टाइमिंग के ऊपर हो। वायलेशन ये लॉकडाउन आपका नहीं होना चाहिए। भाई 6 बजे आपने बंद करने का बोला, 6:30 बजे तक का आप क्वेश्चन दे, वो बंदा दुकान समेट के बंद कर दे। अब कस्टमर बैठा हुआ है, उसको तो नहीं निकाल सकता धक्के दे के भाई आप बाहर निकलो। जापान के अंदर कस्टमर को खुदा के बराबर दर्जा दिया जाता है, जो कि शिर्क है, लेकिन एक कस्टमर की इज्जत होती है। जापान में अगर आप होटल में जाएं और टिप देंगे, वेटर को टिप नहीं लेगा, वो बोलेगा आप मेरी रोजी का जरिया बने हो, आप मेरे मोहसिन हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैं आपसे टिप क्यों लूंगा। ये कौम कहां से कहां पहुंच गई। और हमारे यहाँ कस्टमर को आप बोलते हो कि धक्का देके बाहर निकाल दो। अब आपने बात की मार्केट्स की, मवेशी मंडी की, मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही जगह पे मवेशी मंडी लगाने का मकसद क्या था। फी जानवर 30 से 40 हजार रुपए जो है जो टैक्सेस की मद में लिए गए, ठीक है। आपने ठेका दे दिया एक इदारे को, उस इदारे ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया और लोगों के साथ जुल्म गिनते आए। ना उनको पानी मिल रहा था, ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रही थी, और वहाँ पे जानवर कोई करंट लगने से मर रहा था, कोई इंसान भी करंट लगने से मर गया। तो आप इसको 10-20 जगह स्प्लिट कर देते, तो आपके पास रश का जो है की बात कर रहे हैं ना आप, निज़ाम बहुत ही सिंध हुकूमत का जो है वो अच्छा नहीं था। हमने भी देखा, चाहे वो मवेशी मंडी के उस पर लगाए जाए या मार्केट्स की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें, तो निज़ाम जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता। लेकिन शर्जील साहब, उसी पर आऊँगी कि अब जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, 8 अगस्त तक लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब हमें पता है कि 8 अगस्त तक ना दुकानें खुलेंगी, ना कोई डाइन इन होगा, ना टेक अवे दिया जा रहा है, और 6 बजे तक जो है वो बेकरीज और ग्रॉसरी की शॉप्स भी बंद कर दी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत के अहकामात के हवाले से जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं। आप लोगों ने परसों भी एहतजाज किया था इस पूरे सिचुएशन के ऊपर, सिनेरियो के ऊपर एहतजाज किया था। अब आगे का लाएअमल क्या तय करेंगे, किस तरीके से लेकर चलेंगे, क्या सोचा है? देखिए, आज हमारे पास 12:30 बजे पीटीआई का वफद आ रहा है और 1 बजे हम पीटीआई के मेम्बरान के साथ मुलाकात करेंगे। 3:30 बजे हम MQM भादराबाद के साथ हमारी मीटिंग है, उनके साथ मिलकर आगे का लाएअमल तय करेंगे। हम 8 तारीख तक बैठ नहीं सकते, ये आप भूल जाएं। अब हम खोलें या आगे जाएं या क्या करें, उसके ऊपर हम बिल्कुल आज बैठ के बात करेंगे। हम दुनिया के जो बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस वगैरह को भी खत लिखने की जा रहे हैं कि हमें कॉलिशन फंड जो मिला है इस गवर्नमेंट को, उसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया और ये पाकिस्तान में करप्शन हुआ है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में तो हमारी नहीं चलती, इस मुल्क में तो सुनने वाला हमारा कोई नहीं है, तो हम यूनाइटेड नेशन के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने जो इनको फंड दिए हैं, उनका ऑडिट वो करवाएं और वहां से पता चले कि जो पैसा आवाम को मिलना था, वो पैसा इनकी जो जेबों में गया है, उसको हम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आपने वक्त दिया, तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। ठीक है, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालातों से हम फेस कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि कोविड की वबा ने सबको ही घेरे में लिया हुआ है और तमाम लोग इस परेशानी से दो चार हुए हैं। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इन तमाम चीज़ों से, लोगों के घर में फाका खुशी हो रही है। अगर कारोबार नहीं खुलेंगे तो लोग किस तरीके से कमाएंगे, किस तरीके से खाएंगे। तो सिंध हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, इस बारे में ज़रूर उनका विजन होना चाहिए कि लॉकडाउन करना एक मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के अलावा क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आपको ज़रूर निकालनी चाहिए, चाहे वो आप कमेटी में बैठे हैं, चाहे वो आपस में आप मुशावरत करके बैठे हैं। लेकिन आवाम का सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आवाम का नहीं सोचेंगे, तब तक आवाम जो है वो इसी तरीके से पिसती रहेगी। प्रोग्राम में वफ़े की तरफ जाएंगे, एक वफ़े से वापस आएंगे, एक नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, एक और नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लॉकडाउन की सिचुएशन के हवाले से, किस किस तरह से ताजिर बरादरी फेस कर रही है, ताजिर बरादरी के साथ साथ आवाम किस तरीके से फेस कर रही है। उन तमाम चीज़ों पर हमने बात की, उन तमाम चीज़ों पर हमने रोशनी डाली। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप तक वो तमाम चीज़ें हम पहुँचा सकें। और अब हम नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जश्न आज़ादी करीब आ चुकी है और 14 अगस्त जो है वो हमारी बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच चुकी है। और इस दिन जो है वो हम अपने जश्न आज़ादी का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि पूरी कौम जो है वो अपने आज़ाद होने की खुशी मनाती है। इसी सिलसिले में आज हमने एक सेगमेंट रखा है, आज हमने सिंगर्स बुलाए हैं ताकि हम आपको भी इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ कर सकें। एक आज़ादी का जज्बा जो है वो हर आवाम के दिल में होता है। तो हमारे साथ मौजूद है सुहेल खान, कीबोर्डिस्ट हैं, और दूसरी जानिब बुरहान अफजल हैं, सिंगर मौजूद है हमारे साथ। बहुत बेहतरीन टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारे साथ। इनसे एक सॉन्ग लेंगे, एक नेशनल सॉन्ग जो है वो पेश करें बुरहान।
ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। बहुत बेहतरीन आवाज़ है, बहुत बेहतरीन गाया है आपने, बहुत शुक्रिया बुरहान, आपने नेशनल सॉन्ग पेश किया। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब हम नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं और नए सेगमेंट के अंदर हमारे साथ एक नई गेस्ट मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा एक माइंडसेट होता है, हमारा एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि इंसान के साथ तो हमदर्दी की जाए, लेकिन जानवरों के साथ हमदर्दी नहीं की जाती। वो क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इस शऊर को उजागर नहीं किया जाता। ये शऊर हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कि जानवर भी एक ऐसी मखलूक है खुदा की जिसके साथ हमदर्दी की जा सकती है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हमारे पास सोसाइटी में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस की जाती हैं। इंसानों के ऊपर तो, इंसानों के हुकूक के ऊपर तो आए रोज़ बात होती है, आए रोज़ डिस्कशन होती है, लेकिन जहाँ बात आती है जानवरों की, तो जानवरों को हम मोस्टली सिर्फ हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, अपनी भी बात करेंगे या इर्द गिर्द की सोसाइटी की भी बात करेंगे, तो जानवरों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो वाकई जानवर हैं, कि उनको कभी लात मार दी जाती है या कभी, क्योंकि वो बेजुबान होता है, वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं कह सकता। इंसान के अंदर एक पावर होती है कि इंसान आपको, आप उसे थप्पड़ मारेंगे तो वो रिटर्न में आपको उसका रिएक्शन ज़रूर देगा, लेकिन जानवर आपको रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि अल्लाह ने उसे बेजुबान रखा है। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में जो है उसके सीने में दिल ज़रूर रखा है। और तमाम चीज़ों के ऊपर आज जो है वो टॉपिक रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस इशू पर भी बात करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं जानवरों से और उनके लिए जो है वो बहुत सारी NGOs उन्होंने मेंटेन की होती हैं, NGOs चला रहे होते हैं, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो आज हम बेसिकली इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा कमर, जो कि आवाज़ बेजुबान NGO की जो है वो प्रेसिडेंट हैं आई थिंक, और तमाम चीज़ों को ये चला रही हैं, किस तरीके से मेंटेन करती हैं तमाम NGO को। आज हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक सोशल वर्कर रहेंगे, एम्पावर वुमेन है जिनसे तमाम चीज़ों को लेकर चला। और सिद्रा, सबसे पहले वेलकम करूँगी आपको शो के अंदर, बहुत बहुत वेलकम कि आप आई। सिद्रा, ये जानना चाहूँगी कि आवाज़ बेजुबान के नाम से आपने NGO मेंटेन की है। हमने मोस्टली, जैसे मैंने अभी भी बात की, कि जानवरों को कोई खातिर ख्वाह में नहीं लेता, इंसानों के हुकूकों के हवाले से बात हो जाती है, तमाम चीज़ों के हवाले से बात हो जाती है, लेकिन जहाँ बात आती है जानवरों को तो उन्हें बिल्कुल एक डिग्रेड किया जाता है। तो क्यों माशरे में ये तमाम चीज़ें क्यों देखी जाती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और इस टॉपिक पे बात करना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो इसको इतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है, विच इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमने ये स्टार्ट की थी। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बीच में आए थे, शुरू से बचपन से मी एंड माई टीम मेंबर्स हम लोग इस पे काम कर रहे थे, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं हो रही थी, सेल्फ बेस्ड थी। अब बहुत सारे वाक़ये बीच में ऐसे हुए, जैसे कि अगर आपको याद हो कि एम्प्रेस मार्केट बीच में गिराई गई थी, तो जब वो गिराई गई थी तो उस वक्त सारे जानवर वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उनको इवैक्यूएट नहीं किया था। और जब हम लोग कुछ दिन बाद वहाँ पे विजिट करने के लिए गए तो हम लोगों ने इतने बुरे हाल में जानवरों को वहाँ पे देखा
कि एट द एंड हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हम सब इस पे आंसरेबल हैं, क्योंकि कोई अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो किस तरीके से इस चीज़ में चेंज आएगा। तब हम लोगों ने इस चीज़, दैट इज़ वेयर वी रियलाइज़ कि हमने इस पे काम करना है। वहाँ से हमने बहुत सारे जानवर को रेस्क्यू भी किया था, वहाँ पे खाना भी खिलाया था। उस वक्त मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि अगर कोई फ्री है तो वो वहाँ पे आ जाए, एंड द रिस्पॉन्स आई गॉट वाज अमेजिंग। तो उस वक्त हम लोग ये बैठ के सोच रहे थे कि हम लोग हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि हुकूमत कुछ क्यों नहीं करती, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तभी हुकूमत आगे बढ़ेगी, हम खुद तो एटलीस्ट स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। एंड उसी वक्त हम लोग ने रियलाइज किया कि इसका सिर्फ जो मोटिव था हमारा वो था अवेयरनेस कैंपेन्स। हम लोगों ने कहा कि शऊर, जो आपने बात मेंशन की, कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का शऊर पैदा करना है कि जानवर भी उतना ही राइट्स रखते हैं यहाँ पे रहने के जितने हम हकदार हैं। बिल्कुल। तो उसी वक्त ये सारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग ने सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे रिसर्च भी होता है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम लोग ने टेम्प्रेरी पेट शेल्टर भी स्टार्ट किया था, हम लोगों ने TNVR भी किया है, हम लोग ने डिफरेंट सिटीज़ में जाके वो उनके देखा है कि किस तरीके से उन लोगों ने जानवरों को रखा हुआ है। सो हम लोग ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो साथ साथ किए, लेकिन बेसिकली हम लोग का रिसर्च और अवेयरनेस का काम था जिसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जिस माशरे में और जिस मुल्क में ये कहा जाता है द मेन बैकलैश वाज कि यहाँ पे इंसानों की फिक्र नहीं है तो जानवरों की कहाँ से फिक्र होगी। और उसी माशरे में और उसी मुल्क में जब हम लोग ने इंटर्नशिप ओपन की थी तो हमें 500 to 700 ऑटोमेटिकली उसी वक्त रिस्पॉन्स आया था कि वो बच्चे जो इस पे काम करना चाह रहे हैं, जिसको इसके बदले उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 महीने काम करके चले गए, उनकी इंटर्नशिप खत्म हो गई, उनको लेटर मिल गया, बट स्टिल दे वांट टू वर्क फॉर दिस राइट। तो कैसे इस मुल्क में ये कह सकते हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म देंगे तो हमारी यंगस्टर्स कैन डू एनीथिंग एंड वी जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म एंड वी नीड टू मेक अ वॉइस फॉर इट। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि प्लेटफॉर्म मेंटेन करने की ज़रूरत है, कि अगर आप प्लेटफॉर्म दे देंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो कि काम करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है जानवर को भी इंसान वैसे ही ट्रीट करता है जैसे इंसान होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान ज़बान रखता है और जानवर ज़बान नहीं रखता, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकता। तो बहुत सारे इश्यूज़, अब जैसे कि हम सांस ले रहे हैं वैसे जानवर भी सांस लेता है, वो भी पानी पीता है, वो भी खाना खाता है, ग्रोथ करने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन ग्रोइंग चीज़ों के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, या अपनी NGO के ज़रिए आप इन तमाम चीज़ों को कैसे मेंटेन करती हैं? सो जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन कि हम लोगों ने टेम्प्रेरी पेट शेल्टर खोला था जब सैलाब आया था, तो उस वक्त लोगों ने अपने घर के भी जानवर बाहर फेंक दिए थे बिकॉज दे फेल्ट कि उनके पास जगह नहीं है या वो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन उस वक्त बहुत सारी फैमिलीज बहुत दूर दूर से ऐसी आई थी कि जिन्होंने अपनी मजबूरियां बताई कि उनका पूरा घर डूब चुका है और वो जानवर को नहीं रख सकते, और हमें रिक्वेस्ट किया कि हम लोग रख लें। उस वक्त हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों ने जानवरों के लिए बहुत दर्द रखा है कि वो इतनी इतनी दूर से आए हैं। उस वक्त हम लोग ने ये रियलाइज़ किया कि उनको जानवरों को रखना एक आसान काम नहीं है। जिस तरीके से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका फूड है, उनको हर जानवर, जिस तरीके से हर इंसान की टेक केयर करने के तरीका अलग है, हर किसी होते हैं। जानवर को कोई बीमारी है, किसी जानवर को किसी चीज़ से एलर्जी है, हम ये नहीं कह सकते कि सारे जानवर सेम हैं। सो दैट रिक्वायरमेंट वाज समथिंग दैट वी हैड टू अ लिटिल बिट, वी वर, इट वाज अ डिफिकल्टी फेसिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब वो लोग ठीक हो गए तो हम लोगों ने उनको ओपन छोड़ दिया, दे वर अलाउड टू गो वेयरएवर दे वांट। सो हमारे पास एक ओपन स्पेस है जहाँ पे वेट उनका इलाज करता था, फिर हम लोग उनको केयर में रखते थे, एंड आफ्टर व्हेन दे आर फ्री दे विल बैक टू द स्ट्रीट्स बिकॉज दे आर स्ट्रेज। हम उनको एक जगह पे कैद करके नहीं रख सकते, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि कोई भी जानवर जितना भी आप उससे मोहब्बत करते हैं कि हम उसको कैद करके रखें, तो वी लेट देम आउट फ्री। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हमने केयर सेंटर भी जो है वो मेंटेन किया हुआ था, लेकिन सिद्रा वही वाली बात करूंगी कि जैसे कि सोसाइटी में हम देखते हैं कि इंसानों के लिए तो बेइंतहा हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बेइंतहा हर तरह का डॉक्टर आपको मिलेगा, हर तरह के इलाज के लिए डॉक्टर आपको मौजूद होगा, लेकिन एक सोसाइटी का माइंडसेट क्रिएट हुआ हुआ है कि जो है जानवरों का डॉक्टर भी एक जो है चीप माइंडसेट के अंदर आता है कि किसी को बताना कि भाई मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। तो ये भी बड़ा जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हुआ होता है। तो अगर आपके पास जितने मतलब एनिमल्स मौजूद हैं और वहाँ पर अगर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपने अपने NGO के अंदर के डॉक्टर्स भी मेंटेन किए हुए हैं? यस, हम लोगों ने ऑन कॉल डॉक्टर्स रखे हुए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जानवर की किसी वक्त भी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यस, हम लोग के पास जो एनिमल्स रह गए हैं वो सारे जो वेट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑन कॉल वेट्स हैं, वो आते हैं, उनका इलाज करते हैं। अगर इमरजेंसी कॉल होती है तब भी वो लोग आ जाते हैं। एंड मैं ये बात बोलूँगी कि हमारे जितने भी वेट्स से अभी तक सामना हुआ है, बहुत सारे बहुत अच्छे और बहुत अच्छा दिल रखने वाले वेट्स मिले हैं, लेकिन उसी में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वाकई में
सिर्फ पैसा बनाने के लिए। Exactly. वो इलाज भी गलत कर देंगे सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए। हुकूमत ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एनिमल हॉस्पिटल्स खोले में, सेंटर्स खोले में, क्या कभी वहाँ पे जाके चेक हुआ है कि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं भी या नहीं हैं या हैं? वहाँ पे इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ पे अगर मैंने सारे विजिट किए हैं, जब ये जो छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए, आप जाके वहाँ पे बैठ के दिखा दें मुझे, इतनी वहाँ पे उन्होंने गंदगी की। वही मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं आपसे यही बात करना चाह रही थी कि सिद्रा, जैसे कि मैंने देखा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स के जो छोटे छोटे क्लिनिक्स बने हुए, उन क्लिनिक्स के अंदर मैंने देखा है कि वो डॉक्टर्स भी नहीं है, वो एक अताई होते हैं, और वो अताई जो है वो इलाज कर रहे होते हैं। जाहिर है जानवर तो बेजुबान है ना, वो तो कुछ भी नहीं कह सकता, उसको तो बस ले जाया जाता है, वो ना समझ है, और उसको ले जाया जाता है और वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है। और जो लेकिन जो उसके साथ कंसर्न जाते हैं, उनको भी इतने ज़्यादा नहीं पता होता कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करवानी है, किस तरीके से उसका सब कुछ सर्कल को चलाना है। लेकिन हमारे पास ये सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ, जैसे मैंने कहा कि हर बंदा अपने कारोबार की चांदी के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहा है, तो उनके लिए खिलाफ आपकी एनजीओ ने कोई एक्शन लिया है? नहीं, हम लोगों ने उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर प्रूफ्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज वो हमारा डोमेन नहीं है। राइट नाउ इट इज़ कि सिर्फ यूथ, हम लोग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस, कॉर्पोरेट लोग भी आके हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। हम लोगों का काम है हम उन लोगों को अवेयरनेस दें कि जानवरों को किस तरीके से ट्रीट करना है। जैसे अगर आजकल के हमारे बच्चे सारे ट्रेन हो जाए, उनको पता चल जाए, उनको शऊर हो जाए कि जानवर गलत नहीं है, हमारा उसको पत्थर मारना गलत है, तो वहीं से चेंज आएगा। और ये स्टार्ट घर से होगा, माँ बाप इस चीज को स्टार्ट करेंगे। एंड वी एट द सेकंड हैंड वी फील कि अगर स्कूल में इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो इससे बहुत चेंजेस आ सकते हैं। जहां तक आपने बात की कि हम लोगों ने उसके खिलाफ कुछ किया, द थिंग इज कि ये हुकूमत को हमने मेंशन भी किया और ये भी बताया कि ये डिफरेंट जो सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाएं, जो फ्री हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने खोले हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो डॉक्टर देख ज़रूर लेगा, लेकिन वो मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जानवर अगेन एक ऐसी चीज आ गई कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा एक जानवर को बचा के रेस्क्यू करके लेके जा रहा है और आप उसको 20,000 का बिल दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से नेक्स्ट टाइम हिम्मत करेगा कि मैं किसी जानवर को बचाऊं? बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये कि एटलीस्ट इसको सब्सिडाइज करके एटलीस्ट ये प्रोवाइड करें कि जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग तो कर सकें। 50,000 लोगों के बिल बन जाते हैं, वो कहते हैं हम किस तरीके से पे करें, वो कहते हैं चलो भी जानवर को मरने दो। सही। तो इसके जिम्मेदार कौन? ठीक है, सारी चीज़ें आपने बताई कि किस तरीके से जानवरों के ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं और इस तरीके से बिल मेंटेन कर दिए जाते हैं, हैवी डोजेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कि इस तरीके से आप तमाम जानवरों को जो है वो इस, लेकिन वही वाली बात है सिद्रा कि जानवर तो वही है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता वो चीज़ को, और ना हर बंदा उस पैटर्न से चलता है और ना हर बंदा वो रख सकता है चीज़ों को। तो ब्रेक पे जा रही हूँ, अभी ब्रेक से वापस आऊँगी और इसी चीज़ को जो है मैं आपसे सवाल करूँगी लाजमी कि जानवरों के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और हुकूमत की पॉलिसीज़ उसके हवाले से क्या मेंटेन होनी चाहिए। एक ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी और गुफ्तगू के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जानवरों की ट्रीटमेंट के हवाले से कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, या जितने भी क्लिनिक्स बने हुए हैं वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं या नहीं मौजूद होते, और डॉक्टर्स की जगह पर जो दीगर स्टाफ मौजूद होता है वो उनको किस तरीके से ट्रीट करता है। और इस हवाले से जो सिद्रा कमर की एनजीओ है बेजुबान के नाम से, वो किस तरीके से इसको फैसिलिटेट कर रही है। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि सिद्रा मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी कि जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग शौक में आकर पेट्स तो रख लेते हैं, अब वो पेट्स भी रख लेते हैं और उनके किसी का जो है कहते हैं कि हमारे बच्चे का शौक है और इसके लिए हमने पेट ले लिया है और रख लिया है, लेकिन उसकी टेक केयर नहीं हो पाती। और मैं देख रही होती हूँ बहुत सारी जगहों पर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके साथ बहुत ही बदसलूकी हो रही होती है। अब वो तो बेजुबान जानवर है, वो अपने मुँह से कुछ नहीं कह सकता, ज़्यादा हिट कर देगा आपको गुस्से में आकर और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये है कि उन लोगों के लिए जिनको यही नहीं पता होता कि हम जानवर तो ले लेते हैं लेकिन उसको हमने फैसिलिटेट कैसे करना है, उसको हमने टेक केयर कैसे करनी है, उन लोगों को यही नहीं पता होता, तो उनके लिए क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि सब अपने बच्चे को एक खिलौना समझ के एक जानवर मत दें। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कल्चर है, बचपन में ही चूजे ला के दे दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा, या बिल्ली का बच्चा ला के दे दिया जाता है कि खेलो, और उसके ऊपर कोई नजर नहीं और होती, बच्चा गर्दन दबा के मार देता है। कितने चूजे मारे, मुझे बताइए किसी के घर में जितने चूजे आए उनमें से कितने सर्वाइव किए हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक खिलौना समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आजकल पेरेंट्स ये तो सिखा रहे होते हैं कि पौधा जानदार है, लेकिन वो ये नहीं सिखा रहे कि एक जानवर भी जानदार है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आपने अगर पेट रखना है तो ये एक ऐसी चीज है जो आपने 1000 बार सोचनी है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बेशक आप एक सड़क से उठा के बिल्ली लेकर आ रहे हैं या आपने एक पर्शियन कैट ली है, अगर आपने उसको ले लिया है तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि ये चीज़ दिमाग में आ ही नहीं सकती कि क्योंकि वो घर की आदी हो गई है। अगर एक बाहर स्ट्रे बिल्ली भी है, लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमने तो बाहर सड़क की बिल्ली पाली थी तो अब हमने उसको पाल लिया, अब हम उसको वापस रख सकते हैं। आप नहीं वापस छोड़ सकते, क्योंकि बचपन में जब आप उसको लेकर आए आपने उसकी आदतें डाल दी, उसको बेड पे सुलाना है, खाना उसको वो खिलाना है। तो जब हम लोगों ने ये टेम्परेरी पेट शेल्टर किया था उस वक्त इतने सारे ऐसे केसेस आए थे जो आके हमें 10-10 बिल्लियां दे रहे हैं, 5-5 बिल्लियां दे रहे हैं कि ये हमने घर में पाले हुए थे 5 साल से, अब हम नहीं रख सकते, हमारे पास जगह नहीं है। उन्होंने उनको ना न्यूटर कराया ना स्प्रे कराया, उनके बच्चे हो चुके थे। हम बिल्ली को तो रख लेंगे, हम बच्चों को नहीं रखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये जुल्म नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप अपने बच्चों को शुरू में ये सिखा रहे हैं कि आप एक कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं ना, आपने जब एक ले ली तो आपने अब जब कमिटमेंट से पीछे हट के आप किसी जगह आप एक जानवर को अबैंडन नहीं कर सकते। और हम लोगों ने देखा है उन जानवरों का क्या हाल होता है कि जो जबरदस्ती छोड़ के चले जाते थे ओनर्स, वो बेचारे 1.5-2 हफ्ता चुप बैठी हुई हैं बिल्लियां। उनकी इमोशंस हैं, इस चीज को रियलाइज करें। वी हैव सीन कैट्स एक्चुअली क्राई फॉर देयर ओनर्स, लेकिन वो लोगों को लोग नहीं समझ पाते कि उनके भी इमोशंस हैं, उन लोग को भी फील होता है। आप अचानक से एक घर में पली हुई बिल्ली को इतने सारी बिल्लियों में छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए वो चीज़ सेम नहीं है। सिर्फ खाना पीना नहीं, हर चीज़ होता है। लोगों को कहते हैं बस एटलीस्ट उसको खाना मिल जाए हमें सुकून होगा। आपके सुकून से कुछ नहीं होगा। आपने ये एक गुनाह किया या आपने एक जुल्म किया, ये चीज़ समझ लें लोग तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं और ये लोग नहीं समझते। ठीक है, एक जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रीट बिल्ली, एक सड़क की बिल्ली के अंदर और एक पर्शियन कैट के अंदर, ये हमारा माइंडसेट भी बड़ा डेवलप हुआ हुआ सोसाइटी के अंदर कि पर्शियन कैट को तो इतना प्यार से ट्रीट करेंगे, उसके लिए बिस्किट्स भी आ रहे हैं, कैट बिस्किट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए दूध भी जो है वो बड़ा अच्छा आ रहा है और उसके लिए चिकन भी बॉयल हो रही है और कलेजी भी बॉयल हो रही है। लेकिन एक जो स्ट्रीट कैट है उसको बाहर आपने हड्डियाँ डाल दी, चूसी भी और चीज़ें इस तरीके बिल्कुल ऐसे मेंटेन किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसे गरीब तबके को ऐसे मेंटेन किया जाता है, एक हाई क्लास का रहन सहन ऐसा होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जानवरों के अंदर भी क्लासेस होती हैं और जानवरों के अंदर क्लासेस को ये हमारी सोसाइटी ने मेंटेन किया। तो इस क्लास को मेंटेन करने के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक खिलाने की बात आई और सेंसिटिविटी की बात आई तो दैट इज़ ट्रू कि बाहर से जो जानवर या पर्शियन रशियन जो भी जानवर हैं वो सारे ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा केयर मांगते हैं, बट उनकी डिमांड हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाई हुई है। अगर आप नॉर्मल आपने नहीं अडॉप्ट करनी बिल्ली को, लेकिन आप जब एक पर्शियन बिल्ली जाके खरीद रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बिल्ली, कुत्ता और बंदर तीनों चीज़ों को खरीदना और बेचना गुनाह है, जिसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। जब आप खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपने उस मार्केट में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि वो पर्शियन बिल्ली को किस तरीके से पिंजरों में रखा जाता है, किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग होती है, जस्ट बिकॉज लोग खरीद रहे हैं। तो उनकी भी डिमांड और उनकी प्राइसेस हमने बढ़ाई हुई है, उनको बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि हम अपना एक फकर समझते हैं कि अगर हमारे पास घर की बिल्ली होगी तो दैट इज नॉट अ स्टेटस, बट अगर आपने कोई बहुत ही महंगा कुत्ता या बिल्ली पाली हुई है तो दे फील प्राउड ऑफ दैट, विच इज अ मेंटालिटी वी थिंक दैट शुड चेंज, दैट दिस इज नॉट राइट इन एनी वे। सो ये आहिस्ता 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 चेंज होगा। जब हम स्कूलों में गए, डिफरेंट स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये बात निकली, ये तो गली का कुत्ता है, ये गंदा है। तो ये मेंटालिटी किसने डाली है? ये घर से मेंटालिटी आई है। और ये जब मेंटालिटी आ जाएगी तो फिर जब आप कुत्ते को पत्थर मारेंगे, वो आपको बाइट करेगा, तो फिर आप बैठ के तो ऐसे ही होता है। जो हम देख रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पत्थर मारा जाता है, जो दूसरे डॉग्स होते हैं उनके गले में जो है चेन होती है, उसको प्रोटेक्शन के साथ लेके जाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें सिनेरियो हम सोसाइटी के अंदर डेवलप होते हुए देख रहे हैं और ये सिनेरियो आज का नहीं, बहुत पुराना सिनेरियो डेवलप हुआ हुआ है। तो इसके लिए आपने अवेयरनेस कैंपेन कौन कौन सी चलाई हैं? जब किन किन स्कूल्स में आप गई हैं जिसमें आपने अवेयरनेस कैंपेन मेंटेन की है? यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जिसमें आपका कितना हद तक साथ देते हैं? अच्छा, हमारे पास बेसिकली जो सारे इंटर्न्स एंड वॉलंटियर्स वो आते हैं, वो ज़्यादातर डिफरेंट स्कूल से भी आ रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ से भी आ रहे होते हैं। एंड हम लोग डिफरेंट स्कूल्स, वी बिलीव कि आपने जाके एलीट स्कूल्स, द वन जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी गए, हम TCF भी गए, हम डिफरेंट स्कूलों में जाके हम लोग ने कैंपेन्स किए हैं। बट द मेन मोटिव इज़ कि हम लोग जाके ये चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं। पहले बच्चे को हम बताते हैं कि क्यों, पहले उनका माइंडसेट हम सुनते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। तो बच्चे अपना बताते हैं कि हमें लगता है कि नापाक है, हमें लगता है कि वो काट, घर में कहा जाता है कि नापाक जानवर है। सो वो सारे पहले हम उनको अनवाइंड करते हैं, देन थ्रू वीडियोस, थ्रू कार्टून्स, थ्रू एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट्रीज, हम उनको क्या कहते हैं, एटलीस्ट इस चीज़ को क्लियरिफाई करते हैं कि ये डेंजरस नहीं है।
ठीक है। फिर एट द सेम टाइम हम उनको प्रिकॉशंस भी बताते हैं, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है अच्छा ठीक है डॉग इज सेफ, तो बाहर गली के कुत्ते को जाकर वो प्यार करने लग जाएंगे, विच इज नॉट सेफ एट दैट टाइम। तो ये सारी प्रिकॉशंस उनको बताने के बाद हमें ये फील होता है कि सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाना होता है। सो हम स्ट्रे डॉग जो गली का कुत्ता है हम अपने साथ लेके जाते हैं, सही। और फिर बच्चों की अपनी कंसेंट के साथ वो बच्चे आके उस कुत्ते को प्यार करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी कि वही 1 घंटा पहले, लेक्चर से पहले जितने बच्चे डर रहे होते हैं और उसको गंदा कह रहे होते हैं, वही 1 घंटे के बाद उस कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। अवेयर हो गए ना, अवेयर हो गए उनको। सो अगर 1 घंटा लग रहा है उन बच्चों को ये सिखाने में कि दिस इज नॉट बैड और आपने इसको ऐसा, तो आहिस्ता 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 हम कितना चेंज लेकर आते हैं। सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, लास्ट सिद्रा इस तरफ आऊंगी कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के अंदर कुत्ता मार मुहिम चली, ठीक है, देखा हमने कि कुत्ते जो है वो काट रहे हैं और इस तरीके से जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कुत्ता काटने की। और तो हमारे जितने भी सोसाइटीज़ के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई कुत्ता मार मुहिम चलानी चाहिए और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जो है वो आप फायर करके जो है वो ख़त्म कर दें। तो ये ऑप्शन क्या एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर कि ये ऑप्शन हमें जानवरों के लिए रखना चाहिए, या हमें इनके लिए कोई शेल्टर होम्स क्रिएट करने चाहिए कि वहाँ पर हम इनको रख सकें? देखिए, शेल्टर होम भी एक सोल्यूशन नहीं है, एंड एट द सेम टाइम मारना भी सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन TNVR है, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में इस चीज़ को किया जा रहा है, और हमने अपने एरिया में इसको एज अ प्रोजेक्ट भी किया था, जिसमें आप अपनी पॉपुलेशन, अपने एरिया में से 70% डॉग्स को वैक्सीनेट और न्यूटर जब कर देते हैं तो उनकी पॉपुलेशन ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम रेबीज खत्म हो जाता है उस एरिया से। रेबीज फ्री कराची बड़े लेवल पे इस चीज़ को कर रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ को बड़े लेवल पे करे। यस, अब लोग वो कहते हैं, लोग कह रहे हैं, हमारी आवाम कह रही है कि कुत्तों को मार दें, अवाम को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है ना। उनको लगता है कि अगर एक कुत्ता मर गया तो सोल्यूशन हो गया। नहीं, वो कुत्ता मर जाएगा, उसकी 10 बीमारियां हैं एंड दे विल रिप्रोड्यूस। एक अनस्पेड डॉग से आप अंदाजा लगा लें 67,000 पपीज हो सकते हैं विद इन 6 years। तो अब आप मुझे बताइए, मारना बेहतर है या न्यूट्रल करना बेहतर है? बिल्कुल न्यूट्रल करना बेहतर है। सही कहा सिद्रा आपने तमाम चीज़ों को। लास्ट मैसेज क्या देंगी? बस मैं यही मैसेज दूंगी कि अब जो जनरेशन गुजर चुकी है उसमें तो हम नहीं बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि प्लीज़ उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें, अपने घर में इस चीज़ को सिखाना शुरू करें, और खुदारा जानवरों को कमोडिटी की तरह ट्रीट मत करें, उनको एक जानदार, एक उनके भी एहसासात हैं, उनको बच्चों को ये बात सिखाएं। और बाकी जो यंगस्टर्स हैं, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड एंड आस्क यू गाइज टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस आउट इन दिस अवेयरनेस कैंपेन सो वी कैन गो फर्दर इन दिस सोसाइटी। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप प्रोग्राम में आई, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें हमने प्रोग्राम के अंदर की, किस तरीके से जो है जानवर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जानवर भी अपने सीने के अंदर एक दिल रखता है, उसके भी एहसासात होते हैं, उसके भी जज्बात होते हैं, वो भी इंसानों की तरह सांस लेता है, खाता है, पीता है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसको एक बेहतर ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसको एक बेहतर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर माइंडसेट जो डेवलप हुआ है उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानवर के साथ भी ऐसी ही ट्रीटमेंट आपने करनी चाहिए जैसे आप इंसान के साथ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं दोबारा जाऊँगी बुरहान की तरफ। बुरहान, एक अच्छा सा नेशनल सॉन्ग प्ले कर दें, और प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और हम इसी के साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, मुझे अपनी मेज़बान कुरातुनैन बख्श को दीजिए इजाज़त। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बुरहान, आपकी तरफ।
अल्लाह